चलिए हम देखते हैं पॉलिटिक एनसीईआरटी क्लास 8 की 8 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है हाशियाकरण से निपटान। पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूह और असमानता और भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हो, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने और औरों के वर्चस्व का विरोध भी किया था और अपनी आवाज़ उठाई और संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीति के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया। धार्मिक अनुशांतना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार और शिक्षा और आर्थिक बेहतरी। अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा, यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हाशियाई समुदाय हमें रहते हैं। और इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं और आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी है और हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित समुदाय और एवं अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया और इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्ष के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। और हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से निपटने के लिए अधिकारों को कानून की शक्ल कैसे दी जाती है। और यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं। देखते हैं मौलिक अधिकारों का उपयोग। देखें, जैसे कि आप इस पुस्तक के पहले पढ़ चुके हैं कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं और इस सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध कराते हैं और जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह इस्तेमाल किया। पहला, उन अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया और दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं और संविधान के आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। और इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलित को पढ़ने, मंदिर में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है। अब लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता के खिलाफ है। उदाहरण के लिए संविधान के आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आप क्लास 7 में आपका समानता पर केंद्रित अध्याय में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और समानता के अधिकार का हनन होने पर दलील इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं। और इस तरह यदि दलीलों को गलत लगता है कि अगर दलितों को गलत लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है और यहाँ तक कि संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है। मुसलमानों और
पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है और इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करने संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और न ही वह नष्ट हो। उसके बाद दलित शब्द का मतलब होता है दबा कुचला हुआ। दलित समूहों ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद यह शब्द सुना है। और उसके बाद यहाँ यह कविता महाराष्ट्र के विख्यात भक्त कवित्री सोयराई बाई द्वारा लिखी गई है और यह 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चौखामेला की पत्नी थी और सोयराई बाई महाल जाति की थी और उस समय यह जाति अछूत मानी जाती है। यहाँ एक कविता दिया गया है और इस कविता में सोयराई बाई शुद्धता की इस सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही है कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है और इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं होती जो एक ही देह को ज्यादा और दूसरे की देह को कम शुद्ध बना सकती है। और संभवतः वे यह भी कहना चाहती है कि जाति व्यवस्था में लोगों को विभिन्न स्थानों कार्यों ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रहने या लोगों को एक दूसरे से अलग रहने वाला छुआछूत का भाव काम के स्वरूप में पैदा नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर से है और हमारे अपने विचारों और हमारी अपनी मूल्य मान्यताओं से पैदा होती है। उसके बाद देखें हाशियाई तबकों के लिए कानून के बारे में देखते हैं। हाशियाई तबकों के लिए कानून देखें तो जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, हमारी सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई है। बहुत सी नीतियाँ या योजनाएं किसी समिति की सिफारिश या सर्वेक्षण आदि के नतीजे पर आधारित होती है और सरकार इस तरह की नतीजों को प्रोत्साहित देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराया जा सके। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देखें। संविधान को लागू होने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो। और कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानताओं को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानूनी या नीति है और यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है, जो हाल ही में विवाद हुआ है। और शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसर से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। और आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है? देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों यानी दलितों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े और अति पिछड़े जातियों की अपनी अपनी सूचियाँ हैं और इसी तरह की एक अनुसूची केंद्र सरकार के पास भी होती है जो विद्यार्थियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या तो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं और उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। कॉलेजों, खास तौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तक की हुई है और इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलितों और आदिवासी उम्मीदवारों दाखिल नहीं पा सकते और इनमें
और इनमें इन्हीं दलितों और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिल दिया जा सकता है और उसके बाद मिल सकता है और जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है और 9वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद देखें दलितों और आदिवासियों का अधिकारों की रक्षा देखें। उसके पहले ये देखते हैं कि भाषा की अपनी पुस्तक में अपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे और कबीर 15वीं सदी के कवि थे और पेशे से बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों के चंगुलों से आजाद था और उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती थी। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जाति पहचान के लिए लोगों के सांचे में कैद कर देते हैं और उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं और उनके पद अपनी मनुष्य की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं और वे एक साधारण कुम्हार, बुनकर और घरे में पानी लाती हुई औरतें और सबके श्रम का सम्मान करते हैं और उनके पदों में श्रम के समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है और उनके प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में दलित, हाशियाई समूह और सामाजिक ऊंच नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। चलिए देखते हैं दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा देखें। हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़ कर जाने की अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखें जकमालगुड़ गांव के लोग एक बड़े त्यौहार की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले उस उत्सव में के आस-पास के 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों को पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। उसके बाद जकमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं और रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते आए हैं और उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया। लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी समस्या के रूप में देखा जाता था और इस बार रत्नम की बारी थी और रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उनके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उनके अपने समुदाय के कई परिवार भी खपा थे और उच्च जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वह खुद को उनके बराबर मानने लगा है। रत्नम की जाति के लोग भी उच्च जाति वाले के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे और उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे और अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दे तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलाएंगे। और ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर क्यों नहीं गया, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। और उसके बाद ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी और उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखें। और एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी और रत्नम किसी तरह अपनी मां के साथ जिंदा भाग निकला और उसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 के
तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। और बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आया और वे डरे हुए थे और उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। और स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया और अंततः विवादास्पद रस्म को खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 को देखें तो रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करवाई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1979 में दलीलों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था और उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलीलों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाएंगे कि ठोस कार्रवाई करें। और यूँ तो इस तरह की व्यवहार लंबे समय से चले आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप में लेने लगी थी। और इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई और तथा कथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने की तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने दलितों का अपमान और शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया और इसी की वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुले आम हिंसा करने पर उतारू हो गए थे। और सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए और छुआछूत अभी भी जारी है। और उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानून में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाया जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। उसके बाद इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशक में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई बल्कि अपनी जमीन और संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। और इन आंदोलनों की और इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी कर हिंसा हुई। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक लंबी सूची दी गई है और इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक है कि उनके बारे में सोचकर भी दिल दहल जाता है। और इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि इस साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। और इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। सरकार मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं, उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। और दूसरा, इसमें ऐसे कृतियों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाले जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर
स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। और एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध है और इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था भी की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। यह पंडित देखो मन ने जानी, ये शायद कविता लिखा गया है। पंडित देखो मन ने जानी और कहूँ धो छोटू कहाँ से उपजी तबही छोटी तुम बानी। और एक ही पाट सकल बैठाए छूती लेत धो काकी और छूते ही जेवन छूते ही अचमन छूते ही जग उपजाया। अब कहे कबीर ते छूती ही बिबरजती ही जाके संग न माया। संदर्भ है इसका। इस पद में कबीर ने बताया है कि प्राणी के 3 स्थितियां होती हैं, जन्म जीवन और मरण। तीनों स्थितियों में सभी प्राणी एक समान होते हैं और तीनों के मूल में गंदगी है और फिर भी छुआछूत का भेदभाव कैसा। व्याख्या है कि कबीर कहते हैं कि हे पंडित मन में भली प्रकार के विचार करके देखो, भला बताओ कि छूत क्या है और कहाँ से उत्पन्न होता है। और तुमने बिना सोचे समझे छूत नामक एक भावना बना लिया है। प्रभु ने एक ही पृथ्वी रूपी पीढ़ी पर सभी को समान रूप से बिठा दिया है और फिर भी तुम किसको छूत कहोगे और किसे अछूत। अन्न और जल जिसका भोजन और पान किया जाता है गंदगी से संयुक्त है और इसी छूत से सभी उत्पन्न है और फिर इनसे कौन बचा है। अतः छुआछूत का भेदभाव निर्थक है। और कबीर कहते हैं कि वास्तव में छूत से वही लोग परे हैं जिन पर माया का प्रभाव है। उसके बाद हाथ में मैला उठाने का कलंक एक है। देखें तो बहुत सारे लोग झाड़ू टीन और टोकरियों के सहारे पशुओं या इंसानों के मलमूत्र का ठिकाने लगाते हैं और वे बिना पानी वाले यानी सूखे शौचालय के गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंक कर आते हैं और हाथ में मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 13 लाख लोग यह काम कर रहे हैं और सिर पर मैला उठाने वाले के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 96 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालय की सफाई करते हैं और सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थिति में काम करते हैं और इस काम के कारण उसके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है और वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिनके उनकी आंखें, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ता है और इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन भी मिलता है। नगर पालिका के में काम करने वालों को रोजगार 30 से 40 रुपये मिलते हैं जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी पैसा कम मिलता है। जैसे कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है, फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के शिकलयार इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोरों में रहना पड़ता है और उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास भटकने भी नहीं दिया जाता है। और उसके बाद 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ म्यूचुअल एक्सकेवेटर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स यानी प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया और यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालय के निर्माण पर पाबंदी लगाता है
और 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों और व्यक्तियों यानी जिसमें 7 महिला ढोने वाले थे, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया है और इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग या मंत्रालय को आदेश दिया कि 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं। अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभाग को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक संबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। उसके बाद देखिए आदिवासी की मांगे और 1989 का अधिनियम देखें तो 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसे कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था अपनी जमीन छोड़ने और जबरन भी स्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। और कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजातीय समुदाय को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना था कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी समुदाय को नहीं बेचा जा सकता और जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता शीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों का संवैधानिक कानून का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है और ये सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करने के लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। और श्रुति जानू का यह भी कहना है कि जो लोग आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापनों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाहट हो रही है। उसके बाद यह है केंद्र सरकार ने हाल ही में जो तस्वीर में दिया गया हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी यानी वन्य अधिकारी मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है। और इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदाय के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ बहुऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। और इस कानून में वन्य समुदाय को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन्य उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। और इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आते हैं। निष्कर्ष देखिए किसी अधिकार या कानून या नीति के वो कागज पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। और इस प्रावधान को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है और यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न
विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और संगठनिकता की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। उसके बाद शब्द संकलन देखें, आग्रही देखें, जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखते हैं उसे आग्रही कहा जाता है। बहिष्कार देखें तो इसका मतलब किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से होता है। और इस अध्याय में यह सब व्यक्ति और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार के विषय में आया है। और उसके बाद नैतिक रूप से निंदनीय देखें, ये ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदों कानूनों के खिलाफ होते हैं। और इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा ऐसा विकृति मूल्यों के खिलाफ होते हैं। उसके बाद नीति देखें तो एक घोषित कार्य दिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाए जाने वाले सिद्धांतों और दिशा निर्देश की व्याख्या करती है। इस अध्याय में हमने सरकारी नीतियों का उल्लेख किया है, लेकिन स्कूल, कंपनी आदि अन्य संस्थाओं को ही अपनी नीतियाँ होती है।